हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। शॉर्ट टर्म कोर्स का ये टीचिंग एप्टीट्यूड अपडेटेड पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आया था जिसमें कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए थे। इस वीडियो में आपको उसके आगे से यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करवाए जाएंगे और शॉर्ट में आपके कंसेप्ट को क्लियर भी किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो आपके आने वाले NTA नेट NJRF का जो भी एम आपने अपने लिए बनाया हुआ है उसको फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इन द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दीज स्टेटमेंट्स which are indicative of helping behavior of effective teaching. Select from the code to give your answer. निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षक के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में से सही उत्तर चुनें। जैसा कि आपको बताया गया है कि क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़ें ताकि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके जल्द से जल्द अपने आंसर तक पहुंच पाए। और एक बात और इसमें इंक्लूड करूँगी कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जैसे लेंदी क्वेश्चन में आप उलझ के रह जाएं और आपका टाइम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो, तो उस टाइम को आप जो है कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इन द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दीज स्टेटमेंट्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ, तो आप इसको अनहाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि आपको मतलब है सिर्फ हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग से, जो कि कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। सो आपको पता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें से हमें सिर्फ हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग को देखना है, जैसे कि शिक्षण के सहायक व्यवहार को जो दर्शाते हों। सो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मार्क्ड बाय मल्टीपल डिवाइसेस नीड, जो पहला वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विविधता, तो ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। सेकंड है बी ऑप्शन, यूजिंग द आइडियाज़ ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जब आप छात्रों के विचारों को, उनके आइडियाज़ को प्रेफरेंस देंगे और उसको अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, सो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, वो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सेकंड देखते हैं स्लाइड। सी ऑप्शन, स्टूडेंट्स सक्सेस रेट एज एविडेंट इन करेक्टली अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट्स, छात्र की सफलता दर जो कार्य की सही समझ से प्रदर्शित होती है, तो ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। डी ऑप्शन है इंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क, अधिगम कार्य में संलग्नता, तो ये भी रॉन्ग होगा। ई है टीचर अफेक्ट एज मैनिफेस्ट इन रिलेशंस विद स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, तो ये आपका जो है करेक्ट होगा। प्रोबिंग टू ऐड एंड सी क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज़, विचारों को स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख, तो ये भी आपका जो है करेक्ट होगा। सो आपके जो करेक्ट आंसर्स होंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि बी, ई एंड एफ। क्या था आपके बी में था कि छात्रों के विचारों को जो है आप प्रेजेंटेशन में दिखाएं। सो ये आपका जो है बी हो गया एंड ई एंड एफ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दीज स्टेटमेंट्स विच रिलेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचिंग एक्ट। सिलेक्ट फ्रॉम द कोड टू इंडिकेट योर आंसर। अब देखिए मैंने कैसे बोला था कि आपको सिर्फ कीवर्ड चुनना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एक्ट हमें देखना है यहाँ पर। और अगर हम हिंदी में देखें तो क्या देखना है हमें, शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा है। ए है
टीचिंग इज़ अ पर्सनल एक्ट टू फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट। तो टीचिंग कभी भी पर्सनल एक्ट नहीं होता है, लर्निंग इज़ पर्सनल एक्ट बट टीचिंग इज़ ऑलवेज सोशल एक्ट। सो क्योंकि जैसा कि शिक्षक छात्र को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं और समाज में सर्वाइव करने योग्य बनाते हैं, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। सो इट मीन्स ये आपका रॉन्ग होगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है द गोल ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू कॉज लर्निंग, यानी सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम कराना होता है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। टीचिंग इसी उद्देश्य से कराई जाती है ताकि लर्निंग हो सके, तो डेफिनेटली इट इज़ करेक्ट हेयर। अब है लास्ट कि टीचिंग इनवेरिएबली इम्प्लाइज चेंजिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो टीचिंग का ये मतलब नहीं है कि किसी का ओपिनियन ही बदल दे, क्योंकि इसका ये अर्थ ज़रूर हो सकता है कि टीचिंग से दूसरे जो भी टीचिंग से लर्निंग प्राप्त कर रहा है तो उसका पॉजिटिवली बिहेवियर चेंज हो, बट किसी का मत ही परिवर्तित हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको रॉन्ग कर देते हैं। देन डी है टीचिंग इज़ ट्राइडिक रादर देन डायडिक इन नेचर। तो टीचिंग जो है वो ट्राइडिक होती है नेचर से, क्योंकि इसमें टीचर, लर्नर और जो स्टडी मैटर होता है, जो भी आप पढ़ते हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड होता है, जो आपकी एजुकेशन होती है। सो ये आपका ट्राइडिक है, ड्राइडिक नहीं है नेचर से, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। टीचिंग मीन्स सेलिंग आइडियाज़, तो ये बिल्कुल इनफॉर्मल लग रहा है कि टीचिंग मीन्स सेलिंग आइडियाज़, इट इज़ करेक्ट। आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग। टीचिंग मीन्स रीचिंग द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचना है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 BDF आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर प्रॉम्प्टिंग कॉम्पिटेंस and excellence in and through education, which of the needs of Maslow hierarchy has to be addressed। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किस आवश्यकता को संतुष्ट किया जाना चाहिए। इसमें मैस्लो हैं, उनकी नीड्स से रिलेटेड एक हायरार्की जो थ्योरी है उसके बारे में पूछा गया है। सो अब देखिए इसमें थ्योरीज भी आती हैं, सो ये उसका एक उदाहरण है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे मैस्लो का आया। तो यहाँ पर तो राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दिस वन, ये आपका करेक्ट होगा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब इसमें ये बता दूँ शॉर्ट में आपको यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, इसका जो डायग्राम है देख सकते हैं, इसके स्टेप्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि 5 स्टेजेस होते हैं। मैस्लो इन 1943 wrote a paper that addressed human motivation that became Maslow's hierarchy of needs. The 5 stages are physiological needs, safety needs, esteem needs, self-actualization, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं इसको, और सेल्फ ट्रांसेंडेंस, इस तरह से। अब इसको जो है इस वर्ड को भूल जाएं क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक है। सो मैस्लो ने 1943 में एक पत्र लिखा था जिसमें मानव प्रेरणा को संबोधित किया गया था, जो मास्लो की ज़रूरतों का पदानुक्रम बन गया। 5 चरण: शारीरिक ज़रूरतें, सुरक्षा ज़रूरतें, सम्मान, आत्म साक्षात्कार और आत्म उत्थान। तो आत्म साक्षात्कार तक है यहाँ पर जो बताया गया है। इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेज आप सबसे पहले देख रहे होंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स,
ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर जो होता है, आपका फूड होता है एंड क्लोथ्स, तो इससे रिलेटेड होती है। इसको आप ऑर्गेनाइजेशनल वे में अगर देखें तो आपकी सैलरी हो सकती है जिससे कि आपकी ये जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं। सेकेंड स्टेज आता है सेफ्टी नीड्स, यानी कि जैसे पेंशन प्लान है, या फिर आप अर्ली उसका देखें जहाँ पर आपका सैलरी आता है अर्ली एज का, जहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपका जो भी जॉब होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको सिक्योर कर सके, वो भी आपका इसमें मेंशन होता है। तो आपकी जॉब जो है वो सेफ हो गई, वो सेफ्टी पर्पस से आप उसको देख पाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट लेवल आपका आता है इसमें फर्स्ट लेवल आपका आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड लेवल आएगा सेफ्टी नीड्स, एंड उसके बाद आपका जो है एक बार जूम कर देती हूँ, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में आपका आएगा लव, बिलोंगिंगनेस, मतलब लव होता है, बिलोंगिंग होता है, आपके जैसे फैमिली होती है और आपके फ्रेंड्स होते हैं जिससे कि आप जैसे शेयरिंग करते हैं जहाँ पर। सो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जैसे टीम वर्क करने को मिलता है, आप बातचीत करते हैं, आपस में जो है वर्क करते हैं, और कभी जैसे होता है कि आप अपनी कुछ बातों को शेयर करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन ट्रस्टवर्दी चाहिए जिससे कि आप बातचीत कर सकें। तो ये सोशल बिलोंगिंग जो है, लव एंड बिलोंगिंग की बात यहाँ पर की गई है सोशल नीड्स में। देन उसके बाद आपका जो है स्टीम लेवल आता है। स्टीम लेवल में क्या होगा कि यहाँ पर आप जो है चाहते हैं कि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, आपको पहचानें, आप सबसे अलग जो है दिखें और आपको लोग अप्रिशिएट करें आपके काम के लिए, तो वो स्टीम लेवल होता है। देन उसके बाद जो है एक सबसे ऊपर अपर लेवल जो होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जब आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाती है लाइफ में, देन आपको लगता है कि आपका सपना क्या है, आपको करना क्या है एक्चुअली लाइफ में, आपका जन्म किस वजह से हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है। जब आप इन सब चीज़ों को जो है फुलफिल कर लेंगे तभी आपको जो है उसको करने का मौका मिलेगा, या फिर आप यूँ कहो कि कई होता है कि आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और उसके लिए कार्य करना शुरू करेंगे। तो यही है शॉर्ट में। अगर आपको जैसे डीप में पढ़ना है तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो है एक अलग से वीडियो बनाया जाए। इसमें मैंने शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, शॉर्ट में ही आपको इसके बारे में बताया है, ठीक है। सो सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड है आपका सेफ्टी नीड्स, थर्ड है सोशल नीड्स, फोर्थ है स्टीम नीड्स, एंड लास्ट वन है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये शॉर्ट में ही आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है यहाँ पर, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस उद्देश्य से इस थ्योरी में मैस्लो ने हायरार्की की बात की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हिंडरिंग फैक्टर्स इन इफ़ेक्टिव टीचिंग। अब यहाँ पूछा है कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है ना उसमें हिंडरिंग फैक्टर कौन से हैं। मतलब हिंडरिंग फैक्टर मतलब बाधक जो फैक्टर्स हैं, बाधक कारक कौन है प्रभावी शिक्षक में। तो सबसे पहले वाला पढ़ते हैं, टीचर्स सेल्फ एफिकेसी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया कि बाधक कारक, तो कोई पॉजिटिव यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा। जैसे लो एबिलिटी एंड विलिंगनेस लेवल ऑफ टीचर, ये करेक्ट होगा। शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, लैक ऑफ प्लानिंग एंड टीचिंग स्किल्स इन अ टीचर, शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव। नेक्स्ट देखते हैं, टीचर्स मास्टरी ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, ये नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। एफ है, इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीचर, शिक्षक की असंगत देह भाषा। तो हमारा करेक्ट जो होगा वो होगा सी, डी एंड एफ। जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपके इसमें कवर होंगे, वो करेक्ट होंगे। इन द फॉलोइंग, ये 10 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। इन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
an evaluation procedure identify these which describe formative assessment, select from the code to indicate your answer. So अब क्या बात की गई है यहाँ पर, इवैल्यूएशन प्रोसीजर की बात की गई है और इसमें इवैल्यूएशन प्रोसीजर में फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की है। मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें, कूट में से सही उत्तर चुनें। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो साथ के साथ जो आपकी ये चलती है इवैल्यूएशन, उसको बोलते हैं जैसे कि शिक्षक ने स्टूडेंट को क्लास में ही फीडबैक दिया और वहीं पर उसका सुधार हो गया। सो इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन इज़ अ पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इवेंट। सो साथ के साथ चलने वाली है तो ये आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना नहीं है, साथ के साथ चलने वाली घटना है, साथ के साथ इवैल्यूएशन चलता है वो। इवैल्यूएशन अकर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है तो ये करेक्ट होगा। सी ऑप्शन है, इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट बाय पॉलिसी मेकर्स, तो पॉलिसी मेकर्स यानी नीति निर्माता के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है तो ये इनकरेक्ट होगा। सेकंड है, इवैल्यूएशन, ये थोड़ा सा अपर है पर ये मैं आपको जो है पढ़ के बता देती हूँ। इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस पीरियडिकली, मूल्यांकन सावधिक रूप से घटित होता है, यानी कि इसमें गैप आता है, पीरियड का गैप आता है, समय का जो है गैप बताया गया है, पीरियडिकली होता है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। देन उसके बाद ई है, द एम ऑफ इवैल्यूएशन इज टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। बिल्कुल सही है, मूल्यांकन तभी होता है जब आप सुधार करना चाहते हैं शिक्षण में, सो ये बिल्कुल करेक्ट है। इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित है। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द राइट आंसर वुड बी बी, ई एंड एफ। बी, ई एंड एफ जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। सो थैंक यू। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक यानी कि पहले वीडियो के आगे कंटिन्यू किया गया है और आई होप कि मैंने शॉर्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी आपका इशू है या कोई भी आप टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो के रिगार्डिंग भी आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप है नेट मार्गदर्शन नाम से ही, जहाँ पर डेली क्विज होती हैं और अभी और स्पीड में बहुत सारे क्विज होंगे जो कि प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको आपके नेट एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इतनी अच्छी हो जाए कि आप एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट के थ्रू और एक्यूरेट क्वेश्चंस जो है वो आप करके आए वहाँ पर और आप अचीव करें आपका जो टारगेट आपने बनाया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप सेल्फ स्टडी करते रहें और ये कहूँगी कि स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।